22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जैसे ही भगवान राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, राजस्थान का जयपुर राज परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वर्तमान उत्तराधिकारी पद्मनाभ सिंह प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उपस्थित रहे और अपनी वंशावली के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। कहा जाता है साल 1717 में राजवंश के सवाई जयसिंह ने अवध के नवाब बुरहान उल मुल्क से 938 एकड़ जमीन खरीदी और उनके नाम पर जयसिंहपुरा की स्थापना की। अयोध्या के बासुरपुर, सिरसा और बाग फतेहबख्श भी जयपुर के नियंत्रण में रहे। ऐसा माना जाता है राम जन्मभूमि को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जयपुर में बालानंद मठ के निर्मोही अखाड़े के योद्धा संतों की सैन्य छावनी अयोध्या में स्थापित की गई। जयपुर के सिटी पैलेस स्थित कपड़ द्वार में आज भी अयोध्या राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की दुर्लभ पेंटिंग्स मौजूद हैं, जो जयपुर राज परिवार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कार्यों की पुष्टि करती हैं। सवाई जयसिंह के समय में जयपुर राजघराने ने अयोध्या में काफी निर्माण कार्य कराया। किलेबंदी कराई, धर्मशाला, घाट और डाइनिंग हॉल भी बनवाए। इसके अलावा नागा साधुओं को सुरक्षा कारणों से स्थायी रूप से वहां बसाया भी गया। अयोध्या में व्यवस्थाओं के लिए जयपुर राजघराने ने नियमित रूप से धन भी भेजा ताकि मुगलों को कोई आपत्ति ना हो। इतिहासकार भगत के अनुसार एक वकील भी नियुक्त किया गया जो मुगल दरबार और जयपुर शाही राज परिवार के बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य करता था। इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जयपुर राज परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। नाथावतों के इतिहास में पूरी वंशावली दी गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 309वीं पीढ़ी चल रही है। भगवान श्री राम की तरह जयपुर राजघराना भी शमी वृक्ष की पूजा करता रहा है और यहाँ दशहरा भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आमेर के गलता तीर्थ में सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं और इतना ही नहीं, चांदपोल के राम मंदिर जैसी जीवंत मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं है। जयपुर का मुख्य त्योहार भी रामनवमी होता था और इसी प्रकार सूर्य सप्तमी एक बड़ा पर्व था जब जयपुर के महाराजा स्वयं गलताजी से निकलने वाले सूर्य रथ के साथ जाते थे। जयपुर के राजा जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो भगवान राम के रथ को सबसे आगे रखते थे, जो आज भी यहाँ राम द्वारे में मौजूद है। इस तरह जयपुर शाही परिवार और भगवान राम के बीच का संबंध वास्तव में दिलचस्प है, जो किंवदंतियों और परंपराओं से भरा हुआ है। हालांकि उनकी वंशावली को निश्चित रूप से साबित करने के लिए ऐतिहासिक सबूतों की कमी हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संबंध मजबूत बने हुए हैं। जयपुर शाही परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने का दावा करता है। उनके वंश को सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में जाना जाता है। इस किंवदंती का उल्लेख सिटी पैलेस अभिलेखागार में रखे गए परिवार के पैतृक अभिलेखों में भी मिलता है, जिसमें कुश से जुड़ी पीढ़ियों के नामों का विवरण दिया गया है। उनकी वंशावली के अनुसार जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय इस वंश की 289वीं पीढ़ी के थे और वर्तमान पीढ़ी 309वीं पीढ़ी है। इस किंवदंती को 19वीं शताब्दी में महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान प्रमुखता मिली। स्वयं एक उत्साही इतिहासकार होने के नाते प्रताप सिंह ने जयपुर के इतिहास को एक पुस्तक में दर्ज किया है, जिसमें उनके राम कनेक्शन की किंवदंती भी शामिल है। आज जयपुर शाही परिवार का भगवान राम से जुड़ा महज वंशावली से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो साझा सांस्कृतिक तत्वों और मूल्यों में प्रकट होता है। जयपुर की स्थापत्य शैली, जिसे मारवाड़ी शैली के रूप में जाना जाता है, अक्सर राम के युग से जुड़ी शैली से काफी मिलती जुलती है। पूरे शहर में कई मंदिर भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित हैं। इसके अलावा शाही परिवार उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए राम को समर्पित सभी अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं का पालन भी करता है। हालांकि प्रत्यक्ष वंश के दावे की ऐतिहासिक सत्यता पर बहस हो सकती है, लेकिन किंवदंती की लोकप्रियता और जयपुर शाही परिवार की सांस्कृतिक पहचान और प्रथाओं पर इसका प्रभाव निर्विवाद है।
यह एक समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत से उनके संबंध का एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। राम के वर्तमान उत्तराधिकारी की खोज पेचीदा होते हुए भी उनकी स्थायी विरासत के बिंदु को चूक सकती है, लेकिन राम की शिक्षाएं और मूल्य भौतिक वंशावली से परे हैं। हम सभी उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करके और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उनका उपयोग करके उनकी बुद्धि को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, राम की विरासत की व्याख्या व्यक्तिगत चिंतन और अन्वेषण के लिए हमेशा खुली है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी के सवाल का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन उनके संदेश का सार हमारी यात्राओं के दौरान हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह विस्तृत रामवंश का उत्तराधिकारी की अवधारणा का जो विवरण है, यह आपको सूक्ष्म समझ प्रदान करेगा। और यदि आपके पास इससे संबंधित कोई प्रश्न है या इस विषय के किसी विशिष्ट पहलू के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।